Okay, good morning, good morning. Yes जी, we are starting a new topic of statistics today. Statistics का एक नया टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं हम लोग. चैप्टर का नाम है प्रोबेबिलिटी. मोस्ट एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये स्टैटिस्टिक्स का. सीए फाउंडेशन में अगर कोई मुझसे बोले स्टैटिस्टिक्स जो पोर्शन है जिसमें जितने भी चैप्टर्स हैं, डेटा क्लासिफिकेशन, मीडियन, मोड, मीन, डिस्पर्जन, कोरिलेशन, रिग्रेशन, इंडेक्स नंबर, टाइम सीरीज, प्रोबेबिलिटी, तो अगर मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर अगर कोई मुझसे पूछेगा स्टैटिस्टिक्स में आपके सीए फाउंडेशन में, तो मैं इस टॉपिक का नाम लूंगा, दैट इज प्रोबेबिलिटी. ऐसा कोई भी एग्जामिनेशन नहीं गया होगा आपके फाउंडेशन का जिसमें इस चैप्टर में से कोई क्वेश्चन नहीं आया हो. आप पास एग्जामिनेशन पेपर्स उठा के देखिएगा, क्वेश्चन तो आया ही होगा, लेकिन एक नहीं उससे कहीं ज्यादा आए होंगे. आप कोई सा भी पेपर उठा के देख लीजिएगा, प्रोबेबिलिटी में से आपको नंबर्स मिलेंगे ही मिलेंगे हमेशा, हर पेपर में, पहले के भी और आगे आते हुए पेपर्स में भी. व्हाट इज प्रोबेबिलिटी? इंटरेस्टिंग चैप्टर है बहुत प्रोबेबिलिटी. समझिएगा इसको, थोड़ा लेंदी है चैप्टर, लेंदी है ये. आपके स्टडी मटेरियल में देयर आर नंबर ऑफ नंबर्स, बहुत सारे नंबर्स हैं आपके मॉड्यूल के अंदर, अलग अलग एक्सरसाइजेज है, फिर एडिशनल क्वेश्चन बैंक है, तो देयर आर अ लॉट ऑफ नंबर्स इन योर स्टडी मटेरियल जो हम लोगों को करने हैं प्रैक्टिस के लिए. उसके अलावा भी कई चीजें अपन अलग से कई और नंबर्स भी करेंगे, पर मेन स्टडी मटेरियल को तो अपन को कंप्लीट करना ही है ऑब्वियसली. तो चैप्टर के बारे में थोड़ा इंट्रोडक्शन दे देता हूं मैं. पहले सबसे पहले ये बात कि इस चैप्टर में एक भी क्लास आपको मिस नहीं करनी है. सबसे पहले तो ये ध्यान रखना, सबसे इंपॉर्टेंट बात तो ये, क्योंकि इस चैप्टर में जो भी मैं पढ़ाऊंगा वो सारा इंटर रिलेटेड होगा. एक भी दिन का मिस हो गया तो आगे आपको समझ में नहीं आएगा इस चैप्टर में कुछ भी. ठीक है, तो कोई भी चीज को मिस नहीं करना है आपको, न क्लास को न जो मैंने पढ़ाया उसको. ओके. चैप्टर में फॉर्मूलाज कम है बहुत. वैसे स्टैटिस्टिक्स में ओवरऑल देखा जाए तो देयर आर लॉट ऑफ फॉर्मूलाज, कू फॉर्मूलाज स्टैटिस्टिक्स में, लेकिन अब मैं पर्टिकुलर इस चैप्टर की बात करूं तो इसमें फॉर्मूलाज बहुत लिमिटेड है. बहुत लिमिटेड मतलब शायद 2 या 3 फॉर्मूलाज, और सारा काम दिमाग का है, माइंड का है. आपको लैंग्वेज को पढ़ना पड़ेगा और फिर चेक करना पड़ेगा कि मुझे क्या करना है, कैसे करना है कैलकुलेट. तो थोड़ा माइंड यूज में लेना पड़ेगा आपको ना, लैंग्वेज को पकड़ना पड़ेगा प्रोबेबिलिटी में. प्रोबेबिलिटी बहुत कॉमन टर्म है. प्रोबेबिलिटी इज व्हाट? प्रोबेबिलिटी, पॉसिबिलिटी, हिंदी में अपन संभावना बोलते हैं, चांस बोलते हैं इंग्लिश में, ठीक है ना, आउटकम बोलते हैं, बहुत सारे नाम है इसके. तो प्रोबेबिलिटी क्या होती है? संभावना क्या होती है? संभावना किसी भी काम के होने की होती है या किसी भी काम के नहीं होने की होती है. प्रोबेबिलिटी यही होती है, संभावना, चांस, कि कोई भी घटना घटित होगी, कोई भी इवेंट होगी या कोई भी इवेंट नहीं होगी. दो ही काम होते हैं, है ना. तो प्रोबेबिलिटी में हम लोग भी यही कैलकुलेट करने वाले हैं. इस पूरे चैप्टर में अपने को यही कैलकुलेट करना है. क्या? प्रोबेबिलिटी फॉर हैपनिंग एन इवेंट, प्रोबेबिलिटी फॉर नॉट हैपनिंग एन इवेंट. इस पूरे चैप्टर में यही काम है केवल, और कुछ भी नहीं है. या तो किसी घटना के घटित होने की संभावना पूछेगा या नहीं होने की. यानी कि हर एक क्वेश्चन में एक लाइन कॉमन होगी, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी, है ना. हर एक क्वेश्चन में एक लाइन कॉमन होगी यहाँ पे, व्हाट इज द पी, प्रोबेबिलिटी. ये वर्ड बार बार आपको लिखना पड़ेगा, तो अपन इसको शॉर्ट में स्मॉल पी से लिखा करेंगे, स्मॉल पी, प्रोबेबिलिटी. जब भी आप प्रोबेबिलिटी कैलकुलेट करेंगे, सबसे पहले आप समझ रहे अपन बहुत सारी चीजें समझाऊंगा अभी. आज क्वेश्चन स्टार्ट नहीं होंगे, अभी बहुत सारी बातें हैं इसके अंदर, अभी मजा आने वाला है आपको. जब भी आप प्रोबेबिलिटी कैलकुलेट करेंगे, चाहे वो किसी भी वैरायटी पे हो, वैरायटी मतलब यहां पे अलग अलग वैरायटी होगी. फॉर एग्जाम्पल अपन अपनी डेली रूटीन में भी कई बार बात करते हैं प्रोबेबिलिटी. अपने डेली रूटीन, अपने कॉमन टर्म है, अपन यूज भी लेते हैं इसको कहीं ना कहीं. कैसे? कि क्या चांस है कि ये ऑफिस खुला होगा या नहीं होगा, आज बारिश हो रही है, मुझे जाना चाहिए या नहीं जाना चाहिए, क्रिकेट टीम में इंडिया मैच जीतेगी या नहीं जीतेगी, कितने परसेंट चांसेस है इंडिया के जीतने के. तो प्रोबेबिलिटी इज एवरीवेयर. फॉरकास्टिंग, वेदर फॉरकास्टिंग प्रोबेबिलिटी है, पूरी प्रोबेबिलिटी है. फॉरकास्टिंग का मतलब ही यही है, प्रोबेबिलिटी, पूर्वानुमान लगाना, प्रिडिक्शन करना, दैट इज अगेन प्रोबेबिलिटी. तो आप जो भी आप एप्लीकेशन से देखते हो कि हाँ भाई आने वाले टाइम में क्या मौसम, क्या वेदर रहने वाला है, दैट इज प्रोबेबिलिटी. अगेन वो आपको एक प्रोबेबिलिटी बता रहे हैं जो सही हो भी सकती है और नहीं भी हो सकती है, दैट इज प्रोबेबिलिटी. तो यहां पर भी अपन यही काम करने वाले हैं, लेकिन क्वेश्चंस की वैरायटी थोड़ी अलग होगी यहाँ पे. ऐसे नहीं होंगे कि भाई मौसम या ये या क्रिकेट टीम. यहाँ पे क्वेश्चंस होंगे लाइक डाइस, कॉइन, प्लेइंग कार्ड्स, बॉल्स, टीम, अलग अलग कमेटी बनाना. क्वेश्चंस की वैरायटी होगी थोड़ी सी अलग. तो जब भी आप किसी भी वैरायटी के लिए, किसी भी वैरायटी पे, चाहे वो कॉइन, डाइस, कुछ भी हो, जब भी आप प्रोबेबिलिटी कैलकुलेट करोगे, प्रोबेबिलिटी का आपका एक रेंज है, उस रेंज में आपका आंसर आएगा, और वो रेंज है ये. प्रोबेबिलिटी इज ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 एंड लेसर देन इक्वल टू 1.
प्रोबेबिलिटीज रेंज से बाहर नहीं जा सकती। नेवर मींस नेवर। रेंज क्या कह रही है? रेंज कह रही है कि 0 हो सकती है, 1 हो सकती है और इसके बीच में कुछ भी हो सकती है। ठीक है ना? प्रोबेबिलिटी 0। 0 का मतलब क्या होगा? सबसे पहले अगर प्रोबेबिलिटी मान लीजिए 0 है तो इट मींस व्हाट? दैट इवेंट इज एन इम्पॉसिबल इवेंट, यानी वो घटना घटित हो ही नहीं सकती। आप बोल रहे हो प्रोबेबिलिटी 0 0 है, इट मींस वो इवेंट जो है जिसके लिए भी आप बात कर रहे हो वो हो ही नहीं सकती कभी भी। कि मान लीजिए मैं आपको बोलूं कि एक कॉइन को मैंने उछाला, एक कॉइन को टॉस किया, तो जब वो सरफेस पे गिरेगा तो उसके अपर सरफेस पे ना हेड आएगा ना टेल आएगा। व्हाट इज द पी? तो आप कहोगे प्रोबेबिलिटी इज 0। ऐसा हो नहीं सकता कि वो कॉइन जो है वर्टिकल फॉर्म में गिर जाए, फिल्मों के अलावा। फिल्मों में हो जाता है अलग, वो मुद्दा अलग है, फिल्मों में कुछ भी हो जाता है, तो वो रियल लाइफ है, लेकिन रियल लाइफ में नहीं हो सकता। तो आप इसका आंसर दोगे प्रोबेबिलिटी इज 0, यानी उसके अपर सरफेस पे या तो हेड या तो टेल कुछ ना कुछ गिरेगा ही गिरेगा, दोनों में से कुछ भी नहीं आया, दैट्स नॉट पॉसिबल ऑब्वियसली। एक डाइस उछाला मैंने, मान लीजिए डाइस आप सब जानते होंगे, हिंदी में क्या बोलते हैं? पासा। डाइस पासा बोलते हैं हिंदी में, डाइस बहुत सारे गेम्स में काम आता है। तो जब डाइस उछाला मैंने और मैं आपको कहूं कि डाइस उछालने पे उसके अपर सरफेस पे जो नंबर गिरेगा, जो डिजिट गिरेगी, वो मोर देन 6 होगी। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी? वो नंबर मोर देन 6 होगा। तो आप ये नहीं कहेंगे कि नहीं ये तो हो ही नहीं सकता। आंसर है इसका आंसर इज 0। और 0 यही रिप्रेजेंट कर रहा है कि ये हो नहीं सकता, दिस इज एन इम्पॉसिबल इवेंट। रीजन आपको पता ही है, डाइस पे 6 सर्फेसेस होती है और उन पे नंबर्स जो लिखे होते हैं वो 1 to 6 तक होते हैं, तो मोर देन 6 मिलने का तो सवाल ही नहीं उठता। दैट मीन्स प्रोबेबिलिटी इज 0। प्रोबेबिलिटी 1 भी हो सकती है। वन वन मीन्स 100% होता है ना, श्योर, मतलब वो घटना घटेगी घटेगी, वो इवेंट जो है वो सर्टेन इवेंट है, वो होनी ही होनी है, इट मीन्स। ठीक है ना? कि मान लो आप कई बार आप अपने रूटीन लैंग्वेज में भी आप बोलते हो किसी को, अरे यार तू शाम को आएगा या नहीं आएगा, टाइम पे तो आ जाएगा, तो आप कैसे बोलते हो कि हाँ यार मैं 100% टाइम पे आ जाऊंगा। यहाँ पे आप क्या कहना चाह रहे हो सामने वाले को कि आपकी तरफ से प्रोबेबिलिटी 1 है। 100% मतलब 100/100, दैट इज इक्वल टू 1। यानी आप सामने वाले को ये श्योर कर रहे हो कि मैं निश्चित रूप से आऊंगा ही आऊंगा, आई विल बी देयर फॉर श्योर। ठीक है? दैट इज अगेन प्रोबेबिलिटी, लेकिन वो है प्रोबेबिलिटी, पर वो 1 है। 1 का मतलब है कि आप वो काम करने वाले हो, वो काम होगा ही होगा, दैट इज 1। और इसके बीच में तो कुछ भी हो सकती है। 0 से नीचे प्रोबेबिलिटी नहीं जा सकती। सबसे पहले 0 से नीचे अगर अपन बात करें तो माइनस होता है, तो माइनस रिप्रेजेंट नथिंग एक्चुअली है। अगर मैं आपको कहूं आज शाम को बारिश होगी, -30% चांसेस हैं। आज के मौसम में शाम तक बारिश हो सकती है, -30% चांसेस हैं। तो ये स्टेटमेंट वर्थलेस है, मीनिंगलेस है। आप कहोगे क्या मतलब, मैं समझा नहीं क्या कहना चाह रहे हो आप। ठीक है ना? इंडिया जो है वो टेस्ट मैच जीत जाएगा, -20% चांसेस है। अगेन दिस स्टेटमेंट इज वर्थलेस। -20% इज वॉट? 20% बोलता तो आपको समझ में आता कि यार बहुत कम प्रोबेबिलिटी है इंडिया के जीतने की, आप एक आइडिया लगा लेते थोड़ा सा। 1 के ऊपर भी नहीं होती प्रोबेबिलिटी कभी भी। 1 के ऊपर का मतलब अगर मैं बोलूं किसी को कि यार मैं शाम को आ रहा हूं आज, 100% नहीं 200% आई विल बी देयर, तो वो 200% का मतलब हो गया 200/100, दैट इज इक्वल टू 2। प्रोबेबिलिटी 2 हो गई मेरी तरफ से, दैट इज रॉन्ग। वो 2 नहीं होता कुछ भी। वो 200% वही बता रहा है सामने वाले को जो 100% बताएगा। तो आपको 200 बोलने की जरूरत नहीं हो। 200 में कोई एक्स्ट्रा आप उस पर प्रेशर नहीं डाल रहे या उसको आप एक्स्ट्रा भरोसा नहीं दिला रहे कि आप आओगे आओगे, वो 100% भी वही काम कर रहा है। तो अब आप 200% बोलो चाहे 5%, वो अपने रूटीन लैंग्वेज में अपन बोलते हैं, पर वो एग्जैक्टली गलत होता है। तो 100% के ऊपर आप कितना भी परसेंट बोलो, 100% वही चीज है बस, एग्जैक्टली। तो 1 के ऊपर जरा सी भी नहीं हो सकती। ध्यान रखना, कभी आपका आंसर 1.01 आए ना तो स्टूडेंट कहता है सर थोड़ा सा ही तो ऊपर है, 1.01%, 1.01 सॉरी, परसेंट नहीं 1.01, तो 1.01 इज इक्वल टू 1, दैट इज वेरी क्लोज टू 1। पर ये गलत है, ये तो क्या, ये भी गलत है। 1.000001, ये आंसर भी आ गया तो गलत है। क्यों? क्योंकि आप 1 से ऊपर चले गए, अब भले आप मामूली सा गए हो। ठीक है? तो आपकी प्रोबेबिलिटी की सबसे पहले रेंज यही रहेगी हमेशा, इसके बीच में आपका आंसर आएगा, इसके बाहर तो जाने का सवाल ही नहीं उठता अगर आप गलत नहीं कर रहे हैं तो। लेकिन आपको जो ऑप्शन दूंगा मैं, आपके ऑब्जेक्टिव टाइप पेपर है क्योंकि, तो वो ऑप्शन भी मैं इसके अंदर ही दूंगा, 0 से 1 के अंदर। इसके बाहर का ऑप्शन मैं दूंगा ही नहीं, मुझे पता है, क्योंकि स्टूडेंट उस ऑप्शन को अवॉइड कर देगा, क्योंकि उसको पता है कि ये रेंज के बाहर है, तो आपको ऑप्शन ऐसा मिलेगा भी नहीं पहली बात तो इन केस आपका आंसर 1 से ऊपर आया भी तो आपको मिलेगा नहीं कहीं वो ऑप्शन, नन ऑफ द अबाव को छोड़ के। नन ऑफ द अबाव मिल गया तो उसको टिक मत करना, वो ऑप्शन बहुत कम होता है वैसे भी। तो प्रोबेबिलिटी की सबसे पहले आपको रेंज ध्यान रखनी है। ठीक है? अपन जब भी किसी भी वैरायटी में प्रोबेबिलिटी कैलकुलेट करेंगे अपनी रेंज ये रहेगी, दैट इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, लेसर देन इक्वल टू 1। ऑप्शन में कई बार पूछा भी जाता है प्रोबेबिलिटी की रेंज क्या है,
तो फिर वहां पे ऑप्शन दिए रहते हैं बिटवीन 0 एंड 1, तो आप टिक कर दोगे बिटवीन 0 एंड 1 को, तो गलत हो जाएगा। ध्यान रखना बिटवीन 0 एंड 1 गलत है। रीजन बिटवीन 0 एंड 1 में 0 और 1 को शामिल नहीं किया आपने, इसलिए ये गलत है। फिर एक ऑप्शन और मिलेगा आपको, बिटवीन 0 एंड 1 कॉमा इंक्लूसिवली, ऐसे लिखा हुआ मिलेगा आपको, बिटवीन 0 एंड 1 और फिर इंक्लूसिवली। वो इंक्लूसिवली का मतलब है कि 0 और 1 भी इंक्लूड है उसमें, और वो ऑप्शन सही होगा, ना कि बिटवीन 0 एंड 1। 0 to 1 में भी इंक्लूसिव लिखना पड़ेगा उसको। 0 to 1 में भी इंक्लूसिव लिखेगा वो। नहीं नहीं, ब्रैकेट नहीं, लिख के देगा ना आपको क्लियरली, वैसे ही लिख के देगा वो। हाँ, वो इंक्लूसिव वाली सीरीज अभी उसकी बात नहीं कर रहे अपन, डेटा क्लासिफिकेशन की। ठीक है ना, क्लियर? कोई डाउट नहीं इसमें, तो ये तो अपनी रेंज है आंसर की जो हमेशा रहेगी। नेक्स्ट, प्रोबेबिलिटी जब अपन कैलकुलेट करेंगे यहां पर, तो प्रोबेबिलिटी मैंने आपको जैसा कि बताया था अभी अभी, किसी इवेंट के होने की और किसी इवेंट के नहीं होने की, कुछ भी पूछ सकता है वो अपने से। प्रोबेबिलिटी फॉर हैपनिंग और प्रोबेबिलिटी फॉर नॉट हैपनिंग, या अपन बोल सकते हैं प्रोबेबिलिटी फॉर सक्सेस और प्रोबेबिलिटी फॉर अनसक्सेस, ये भी कहा जा सकता है। तो अब एक प्रोबेबिलिटी को अपन P से दिखाएंगे और एक प्रोबेबिलिटी को अपन Q से दिखाएंगे। एक को P और एक को Q, ये दोनों प्रोबेबिलिटीज है यहाँ पे अलग अलग, और इन दोनों प्रोबेबिलिटीज का सम हमेशा एक के इक्वल होगा। अब ये P और Q क्या है पहले ये देख लेते हैं। तो यहाँ पे P है प्रोबेबिलिटी फॉर सक्सेस, या आप कह सकते हो प्रोबेबिलिटी फॉर हैपनिंग एन इवेंट, और ये Q क्या है, प्रोबेबिलिटी फॉर अनसक्सेस, या आप कह सकते हो प्रोबेबिलिटी फॉर नॉट हैपनिंग एन इवेंट। तो किसी भी इवेंट की प्रोबेबिलिटी होना और नहीं होना ये कैलकुलेट की जाए तो उसका सम हमेशा आपको एक के इक्वल मिलेगा, उसका टोटल हमेशा एक के इक्वल होगा, न मोर देन 1 न लेसर देन 1, ओनली इक्वल टू 1। अगर इक्वल टू 1 के अलावा कुछ और आ रहा है तो गलत किया है आपने, इसका मतलब। तो ये इक्वेशन भी बहुत काम आने वाली है अपने आगे, तो वापस रिपीट कर रहा हूं मैं, ये P प्लस क्यू इज इक्वल टू 1 ऑलवेज। सबसे पहले आपको ये ध्यान रखना है, P और Q क्या है यहाँ पे, प्रोबेबिलिटीज है दोनों। तो दोनों प्रोबेबिलिटीज है, तो दोनों अलग अलग क्या आपको बता रही है, तो एक आपको किसी काम के होने की प्रोबेबिलिटी बोल रही है और एक किसी काम के नहीं होने की। तो दैट इज P और Q। तो P इज फॉर सक्सेस और Q इज फॉर अनसक्सेस। सम हमेशा एक के इक्वल होगा। काम कैसे आएगी प्रोबेबिलिटी की, मान लीजिए मैंने आपसे P पूछा और Q दे दिया आपको, तो Q इज इक्वल टू 1 माइनस P, है ना। Q इज इक्वल टू 1 माइनस P या P इज इक्वल टू 1 माइनस Q। बहुत सिंपल सी है, दो इंफॉर्मेशन है, कोई एक नोन होगी और एक अननोन होगी, तो बहुत इजी यूज होगा इसका एकदम। ओके, क्लियर? इसको अपन ऐसे भी लिखते हैं, सम ऑफ प्रोबेबिलिटीज इज इक्वल टू 1, अपन ऐसे भी बोलते हैं इसको, P प्लस क्यू इज इक्वल टू 1, या मैं कह सकता हूं सिग्मा P, यानी समेशन ऑफ प्रोबेबिलिटीज इज इक्वल टू 1। इस सिग्मा P में दोनों इंक्लूड है, दोनों कौन, P और Q दोनों। इस क्यू को दिखाने के अलग अलग तरीके भी हैं, इस क्यू को मैं और भी अलग अलग ढंग से लिख सकता हूं आपके क्वेश्चन पेपर पे। कैसे कि मान लीजिए कोई इवेंट है ए, सपोज करो कोई इवेंट है ए, इस इवेंट ए के होने की प्रोबेबिलिटी को मैं कैसे लिखूंगा, पी ए, ऐसे लिखूंगा पी ए, दैट इज प्रोबेबिलिटी फॉर इवेंट ए, इस तरह से बोल दिया। अब इवेंट ए के नहीं होने की यानी नेगेटिव प्रोबेबिलिटी लिखनी, इसकी रिवर्स, तो मैं कैसे लिखूंगा इसको, तो अब इसको मैं क्यू ए से लिख सकता हूं, एक तरीका ये है मेरे पास। अब इसके तरीके अलग अलग, या फिर मैं P लिखूंगा लेकिन यहां लिख दूंगा मैं A डैश, A डैश, ऐसे भी लिख सकता हूं मैं, दैट इज अगेन Q। या फिर मैं लिख सकता हूं P A बार, ये ऊपर जो आपने लाइन खींची उसको अपन बार पढ़ते हैं यहाँ पे, P A बार, दैट इज अगेन प्रोबेबिलिटी फॉर नॉट हैपनिंग दैट पर्टिकुलर इवेंट। या फिर मैं लिख सकता हूं P A टू द पावर C, ऐसे भी लिख सकता हूं मैं, P A टू द पावर C। C का मतलब क्या हुआ यहाँ पे, कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट, इसको बोलते हैं कॉम्प्लीमेंट्री, यानी वही नहीं होने की इवेंट, कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट ऑफ ए, कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट ऑफ ए, दैट इज P A टू द पावर C। तो मैं ऐसे भी लिख सकता हूं, यानी मैं ये बोल सकता हूं आपको कि P A प्लस P A टू द पावर C इज इक्वल टू क्या होगा, 1। अभी अभी बोला ऊपर मैंने, दैट इज P प्लस Q, दैट इज P प्लस Q। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट ए और प्रोबेबिलिटी ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट ऑफ ए, इन दोनों का सम हमेशा इक्वल टू 1 होगा। तो अपने अपने लिखने के तरीके हैं, आप जैसा चाहे लिख सकते हैं, क्वेश्चन पेपर में क्या आएगा वो आपको देखना है।
क्लियर? नेक्स्ट, इसका यूज देखो कैसे होगा। सपोज करो, मैंने एक छोटा सा एग्जांपल देते, चलिए फिर आगे और लिखते हैं पॉइंट्स। अपन बात करते हैं सबसे पहले कॉइन पे, कॉइन डाइस पे रहेंगे अपन थोड़े टाइम तक, फिर उसके बाद अपन जाएंगे आगे और थोड़ा सा वैरायटी बढ़ाएंगे। तो सबसे पहले मान लो मैं एक बहुत सिंपल सा नंबर आपसे बोलूं कि कॉइन, और कॉइन भी एक सिंगल कॉइन की बात कर रहा हूं, बाद में अपन इसको 2, 3, 5, 10, 20, 25 करेंगे। तो एक कॉइन उछाला मैंने, वन कॉइन, उसके अपर सरफेस पे हेड आएगा, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी? आप क्या जवाब दोगे? 1/2। सब जने जानते हैं अपन 1/2 यानी 50-50% चांस होता है, अपन ये बोलते हैं, नहीं तो रूटीन लैंग्वेज में अपन बोलते हैं कि अगर मैंने टॉस किया और अपन कोई फैसला कर रहे हैं टॉस से कॉइन के कि हेड आया तो मान लो तू सही, टेल आया तो मैं सही। अब अपने सही या गलत होने के क्या चांसेस है, प्रोबेबिलिटी क्या है, तू सही होगा या मैं गलत, कॉइन जब मैं उछालूंगा। तो आप यही कहते हैं शायद कि 50-50% आर द चांसेस। चांसेस, अपन प्रोबेबिलिटी की जगह शायद चांस वर्ड ज्यादा यूज करते हैं। इंडिया के जीतने की प्रोबेबिलिटी क्या है ये बोलते हुए कम सुना होगा लोगों को आपने। इंडिया के जीतने के चांसेस क्या है ये बोलते हुए ज्यादा सुने। तो चांस इज प्रोबेबिलिटी, ऑब्वियसली अपॉर्चुनिटी। तो प्रोबेबिलिटी इज 1/2, 50%। वो 1/2 कहां से आया? 50%, यानी 50/100 दैट इज इक्वल टू 1/2 और 0.50। मैं कहता आपको कि टेल आएगा अपर सरफेस पे, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी? आप क्या कहते हैं अगेन? 1/2। अब मैं कहता कि जितनी भी इवेंट्स हैं अपने पास, एक कॉइन को उछालने पे कितनी इवेंट्स अवेलेबल है, कितने आउटकम अवेलेबल है, इसको मैं क्या बोलूंगा? आउटकम। ध्यान रखिएगा, अब एक टर्म आएगी आपके पास आउटकम। तो आउटकम मींस व्हाट? टोटल नंबर ऑफ ऑप्शंस अवेलेबल, या मैं कह सकता हूं रिजल्ट। आउटकम मतलब रिजल्ट, नतीजा, परिणाम हिंदी में जो बोलते हैं अपन, दैट इज कॉल्ड आउटकम। तो मैं अगर आपको बोलूं कि एक कॉइन उछालने पर टोटल आउटकम्स कितने हो सकते हैं आपके पास, आप कहोगे 2। मैं कहूंगा मान लीजिए नाम बताइए उसके, तो आप कहेंगे हेड एंड टेल। तो जितने भी आउटकम्स होते हैं किसी भी इवेंट में मौजूद, उन सब की प्रोबेबिलिटीज अगर मैं लिखूं तो उनका सम करूंगा तो क्या मिलेगा मुझे? 1। अभी अभी लिखा है मैंने ऊपर, सम ऑफ प्रोबेबिलिटीज इक्वल टू 1 ऑलवेज। यहां पर भी देख लीजिए आप, हेड की प्रोबेबिलिटी आपने 1/2 बोली, टेल की 1/2 बोली, इन दोनों को अगर आप टोटल करेंगे तो दैट इज इक्वल टू 1। ठीक है, तो ये बात तो खैर हमेशा अप्लाई होगी होगी हर जगह, कोई सी भी वैरायटी हो जाए। मैं अगर आपसे ये कहता कि एक कॉइन को उछाला तो उसके अपर सरफेस पे टेल नहीं आएगा, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट गेटिंग टेल ऑन द अपर सरफेस ऑफ ए कॉइन? तो अब 1/2 आपने आंसर दे दिया अभी तक। ये बहुत छोटा सा नंबर है, इसको अपन दोनों तरीके से सोच सकते हैं कि यार टेल नहीं आएगा इसका मतलब हेड आएगा, आंसर इज 1/2। बहुत इजी नंबर था, ऐसे सोच लिया मैंने। लेकिन मैं इसको ऐसे भी सोच सकता था कि टेल नहीं आएगा, व्हाट इज द पी, उसने पूछा है, तो मैं क्या करूंगा, पहले मैं कैलकुलेट करूंगा टेल आएगा, व्हाट विल बी द प्रोबेबिलिटी? 1/2। और अब उसने नहीं आने के लिए मुझसे बात करी थी, यानी उसने मुझसे क्यू पूछा था, मैंने अभी पी कैलकुलेट किया है, तो क्यू क्या होगा फिर? 1 - p। क्यू इज इक्वल टू 1 - p। ठीक है ना, दैट इज अगेन 1 - 1/2 इज इक्वल टू 1/2। लेकिन अब ये छोटा सा नंबर, इसको अपन दोनों तरीके से सोच सकते हैं, लेकिन आगे नंबर थोड़े लेंथी हो जाएंगे। उसमें अगर मैं आपसे किसी इवेंट के नहीं होने की प्रोबेबिलिटी पूछूंगा और डायरेक्ट आप वही कैलकुलेट करने जाएंगे तो इट विल टेक टाइम। तो वहां पर आपके लिए बेटर ऑप्शन क्या होगा कि आप पहले उस इवेंट के होने की प्रोबेबिलिटी कैलकुलेट करें, यानी कि पी कैलकुलेट करें, और फिर क्यू निकालना हो तो एक लाइन का काम है, दैट इज 1 - p। ठीक है ना, तो आगे कुछ नंबर ऐसे दूंगा मैं आपको। ठीक है, p + q इज इक्वल टू 1, काम आएगा ही आएगा अपने। ये प्रोबेबिलिटी आपने तो ये 1/2 बोली कॉइन पे हेड या टेल आने की, ये 1/2 आया कैसे, लेकिन कहां से आया ये 1/2? कैसे आपने बोला 1/2? आप बोलोगे 50% से बोला, 50/100। एग्जैक्टली ये इस फॉर्मूले से आया है। प्रोबेबिलिटी जब भी आप कैलकुलेट करते हैं तो प्रोबेबिलिटी कैलकुलेट करने का एक फॉर्मूला है, ये 1/2 उस फॉर्मूले से आया है एग्जैक्टली। फॉर्मूला इज व्हाट? तो प्रोबेबिलिटी इज टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स और फेवरेबल आउटकम्स डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स। प्रोबेबिलिटी हमेशा ये होती है, चाहे आप कॉइन की बात करो, चाहे डाइस की, चाहे कार्ड्स, बॉल्स, टीम, कमिटी, ऑड्स, किसी भी चीज की बात करो आप, प्रोबेबिलिटी हमेशा इस फॉर्मूले से कैलकुलेट होती है। दिस इज द ओनली फॉर्मूला फॉर द कैलकुलेशन ऑफ प्रोबेबिलिटी फॉर एवरी काइंड ऑफ वैरायटी। तो आपको प्रोबेबिलिटी जब भी कैलकुलेट करनी होती है, आपको दो इंफॉर्मेशन की जरूरत होती है, एक पॉसिबल आउटकम्स और एक टोटल आउटकम्स। अब ये आउटकम्स क्या है ये तो अपन बात कर चुके हैं, आउटकम मतलब नतीजे, रिजल्ट, दैट इज आउटकम। पॉसिबल और टोटल का मतलब क्या, उस पर बात करते हैं अपन अब। तो अभी जब आपने कॉइन की बात करी, अब अपन उस कॉइन पे आ रहे हैं वापस। तो मैंने आपको कहा था कि कॉइन
एक कॉइन है ना, सिंगल कॉइन। अभी जब भी मैं बात करूं ध्यान रखिएगा, अभी 2 या 3 कॉइन्स पे नहीं है, वहां पे फिर चीज चेंज हो जाएगी, थोड़ी बातें चेंज हो जाएगी। 1 कॉइन, हेड चाहिए मुझे अपर सरफेस पे, व्हाट इज द पी। तो आपने इस फॉर्मूले को फॉलो किया। अब कैसे? सबसे पहले आपने कहा यार टोटल आउटकम्स कितने होंगे, एक कॉइन है, टोटल आउटकम्स कितने होंगे, 2, हेड एंड टेल। ये आपने 2 लिखा है यहां पर। अब मैं बात करता हूं पॉसिबल आउटकम्स की। तो मैंने आपसे क्या बोला कि मुझे क्या चाहिए अपर सरफेस पे, हेड। आपके पास कितने ऑप्शंस अवेलेबल है हेड के लिए, एक कॉइन पे, एक कॉइन पे एक हेड होता है। आपने पॉसिबल आउटकम लिखा 1, और योर आंसर इज 1/2। तो ये आंसर एग्जैक्टली इस फॉर्मूले से आया, लेकिन अपन उस समय ये फॉर्मूला यूज में नहीं लेते क्योंकि वो कॉमन है, अपन को रटा हुआ है वो 50% 1/2। ओके, डाइस है 1/6, ये अपने को ध्यान है एक डाइस। लेकिन अभी जैसे ही मैं 2 डाइस 3 डाइस कहूंगा तो आप एकदम से नहीं बोल पाओगे, फिर आपको सोचना पड़ेगा। तो यहीं पे टेल की बात भी करूं मैं, तो टेल में भी यही सेम चीज है। अगर मैं आपको बोलता हूं टेल आएगा अपर सरफेस पे, व्हाट इज द पी, तो अगेन आप कहोगे कि भैया टोटल आउटकम्स तो 2 हैं, क्योंकि वी आर टॉकिंग फॉर 1 कॉइन। और पॉसिबल तो टेल, एक कॉइन पे टेल भी एक ही होता है, आंसर इज 1/2। ठीक है, ये जो फॉर्मूला है, ये फॉर्मूला तो हमेशा यूज में आएगा, हमेशा। मतलब एक सिंगल नंबर भी ऐसा नहीं होगा जिसको मैं इस बिना फॉर्मूले के कर पाऊंगा। ठीक है, सिंगल नंबर ऐसा नहीं होगा, प्रोबेबिलिटी की बात कर रहा हूं। लेकिन इस फॉर्मूले में क्या होता है, आप लोगों को जो तकलीफ देने वाली चीज है ना, जो आप लोगों को परेशान करेगी, वो है न्यूमेटर, डिनोमिनेटर नहीं है। डिनोमिनेटर इज वेरी इजी, यानी टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स लिखना आसान है, बहुत इजी है। स्टूडेंट्स को मैंने यहां पर डिनोमिनेटर को लिखते हुए या गलती करते हुए डिनोमिनेटर में नहीं देखा अभी तक, क्योंकि इसमें दिमाग नहीं लगाना पड़ता। दिमाग जो सारा लगता है ना, वो यहां लगता है ऊपर। और क्या हो गया, पॉसिबल आउट को एकदम, ये भी घबरा गया एकदम से। तो पॉसिबल आउटकम्स में लगता है सारा दिमाग, आपका न्यूमेटर में लगेगा पॉसिबल आउटकम्स, वहां गड़बड़ हो सकती है, वहां आपको सावधानी रखनी है ना, यू हैव टू बी केयरफुल। टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स क्यों इजी है, देखते हैं। जैसे मान लीजिए अपन अब टोटल की बात करते हैं, अपन टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स, टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स की बात कर रहा हूं मैं, केवल पॉसिबल की बात नहीं कर रहा। पॉसिबल के लिए मुझे क्वेश्चन चाहिएगा, पर टोटल के लिए मुझे क्वेश्चन की जरूरत नहीं, मैं बिना क्वेश्चन दिए भी आपको टोटल नंबर ऑफ आउटकम बता सकता हूं कुछ चीजों के। कैसे? जैसे मान लीजिए अपन ने कॉइन की बात करी, वही कॉइन पे थे अपन अभी। अब मैं कहता हूं कि मेरे पास टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स क्या होंगे कॉइन के केस में हमेशा, तो वो होंगे 2n। कॉइन के केस में टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स, यानी मैं डिनोमिनेटर की बात कर रहा हूं फॉर्मूले में, ध्यान रखिएगा। पॉसिबल आउटकम्स की बात नहीं कर रहा, उसमें क्वेश्चन रखूंगा फिर सोचूंगा। टोटल हमेशा 2n होंगे कॉइन के केस में। अब आपके पास कितने कॉइन है, अकॉर्डिंगली यू कैन कैलकुलेट। मान लीजिए आपके पास एक कॉइन है, तो टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स क्या हो जाएंगे, 2n, यानी 2 1। n का मतलब नंबर ऑफ कॉइन्स है ना, ये मैं बोल देता हूं, यहां पे लिख भी देता हूं। n मतलब नंबर ऑफ कॉइन्स, और 2 फिक्स है क्योंकि कॉइन पे 2 सरफेस होती है। तो एक कॉइन के केस में वी हैव 2 टोटल आउटकम्स। नाम पूछूं आपसे तो हेड एंड टेल। मान लीजिए 2 कॉइन होते, 2 कॉइन, मान लीजिए 2 कॉइन्स होते, तो आपके पास टोटल आउटकम्स कितने होते, 2n, दैट इज इक्वल टू 2 दैट इज इक्वल टू 4, है ना। 2 कॉइन के केस में 4 आउटकम्स होंगे। आप चाहो तो लिख के भी देख लीजिए, आपको 4 ही मिलेंगे, उससे ज्यादा नहीं मिलेंगे। अगर मैं 2 कॉइन्स को उछालूंगा तो मेरे पास कितने रिजल्ट्स हो सकते हैं, देखता हूं। दोनों पे हेड गिर जाएगा, दोनों पे टेल, पहले पे हेड दूसरे पे टेल, या पहले पे टेल दूसरे पे हेड। पांचवा आउटकम लिख के बताओ आप, कोई होता हो तो। अब पांचवा कोई नया होता हो तो आप लिख के बताओ, होता ही नहीं है, सोच लो आप क्या सोचोगे। आप जो भी सोचोगे इसमें से ही सोचोगे ऑब्वियसली। तो देयर आर 4 टोटल आउटकम्स, तो आप लिख के देखोगे तो भी आपको 4 ही मिलेंगे, और आपने इस इक्वेशन से किया छोटी सी तो भी आपको रिजल्ट 4 ही मिला। यानी ये गलत जवाब नहीं दे रही आपको, 2n आपको सही जवाब देगा हमेशा। मान लीजिए 3 कॉइन्स हैं, 3 कॉइन्स तक के क्वेश्चन होंगे अपने पास यहां पर, 3 कॉइन्स। तो 2n यानी 2 3 यानी कि 8। टोटल आउटकम्स 8 होंगे इन केस ऑफ 3 कॉइन्स, है ना। और चाहो तो आप लिख के देख लो, 8 ही मिलेंगे, ये रहे, ये लिखा हुआ है यहां पे। 2 कॉइन पे ये गिर सकता है, तीसरे कॉइन पे क्या गिर सकता है, हेड, 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 सब पे हेड लिख दिया मैंने। या फिर ये भी तो हो सकता है कि टेल 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 टेल, तीसरे कॉइन पे टेल भी तो गिर सकता है।
या तो हेड लिख दो सबके आगे कॉमा करके तीसरा कॉइन, या सबके आगे कॉमा करके टेल लिख दो, तो 4 + 4 8। इसके बाद फिर नौवा कोई नया होता ही नहीं, आप नाइन्थ केस नया बना ही नहीं सकते, जो भी आप बोलोगे इसी में से रिपीट होगा। तो ऑलरेडी सारे केसेस लिख चुके हैं अपन। 4 5 6 7 कॉइन्स के क्वेश्चन क्यों नहीं आएंगे, बिल्कुल आ सकते हैं। हाँ ठीक है ना। लेकिन लेकिन इससे ज्यादा जब कॉइन हो जाता है ना, देखो 1 2 3 कॉइन्स तक के तो क्वेश्चन आप प्रोबेबिलिटी की मदद से कर सकते हो। जब नंबर ऑफ कॉइन्स ज्यादा हो जाएंगे तो केसेस भी ज्यादा हो जाएंगे। उस केस में प्रोबेबिलिटी में केसेस बनाना पॉसिबल नहीं होता, तो उस केस में फिर एक नया चैप्टर आता है, दैट इज प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन। फिर कोई डिस्ट्रीब्यूशन से कुछ बाइनोमियल, पॉइजन, नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन, उनकी मदद से सॉल्व किया जाता है, और वो आपके सिलेबस में है ना, वो चैप्टर भी आपके सिलेबस में है। पहले नहीं था, अभी ऐड हो गया वो। तो प्रोबेबिलिटी एक चैप्टर है आपके, और प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन एक चैप्टर है। ये दोनों अलग अलग चैप्टर हैं, लेकिन दोनों चैप्टर में काम सेम ही होता है। वी विल कैलकुलेट प्रोबेबिलिटी इन बोथ द चैप्टर्स। बस फर्क इतना सा है कि प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन कब अप्लाई होता है, जब प्रोबेबिलिटी काम नहीं कर पाता। मान लीजिए आपने जैसा अभी कहा 5 कॉइन उछाले, और फिर आप कुछ नंबर पूछो मुझसे, तो हो सकता है मुझे प्रोबेबिलिटी से करने में टाइम बहुत ज्यादा लग जाएगा, क्योंकि नंबर ऑफ केसेस बहुत ज्यादा हो जाएंगे। तो फिर मैं कुछ डिस्ट्रीब्यूशन की मदद से करूंगा ताकि टाइम कम लगे। ओके, तो यहां पर अपने पास इस चैप्टर के अंदर तो आप 3 कॉइन्स तक आपको लिमिट करके रखेगा, इस हद से ऊपर नहीं जाएगा। इस वाले चैप्टर की बात कर रहा हूं, इसलिए यहां पर भी मैंने 3 कॉइन्स के बाद ये बंद कर दिया। ओके, क्लियर ये बात। तो टोटल आउटकम्स तो इजी है, ये तो अपन ने टोटल की बात करी। बता रहे, बिल्कुल बता रहे हैं। यहां तक की बात क्लियर है, लेकिन एक बार रिप्लाई कर देंगे प्लीज ऑनलाइन स्टूडेंट्स। तो टोटल आउटकम्स तो क्लियर है सबको। पॉसिबल के लिए तो अपन क्वेश्चन बनाएंगे आगे जब बात करेंगे, अभी तो अपन डिनोमिनेटर यानी टोटल की बात कर रहे थे, और उसमें भी कॉइन 1 2 3 ओनली। नाउ डाइस अगर होता तो टोटल आउटकम्स क्या होते, अगेन टोटल पॉसिबल नहीं, तो यहां पर अब हो जाएगा 6 टू दी पावर एन, 2 टू दी पावर एन नहीं रहेगा, क्योंकि डाइस पे 6 सरफेस होती है, इसलिए 6 फिक्स है, और एन का मतलब है नंबर ऑफ डाइस, एन का मतलब है नंबर ऑफ डाइस। यानी अब अगर मैं आपसे यहां पर भी डाइस में भी मैं 1 2 और 3 तक जाऊंगा इस चैप्टर के अंदर, फिर इससे ज्यादा डाइस हो जाएंगे तो फिर अपन अगले चैप्टर में चले जाएंगे, दैट इज प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन। नहीं जाऊं तो होने दो, नहीं आप कहोगे तो नहीं जाऊंगा मैं, पर आपका मॉड्यूल तो जा रहा है मतलब। 6 टू द पावर एन, 6 टू द पावर 1 यानी 6। अगर एक डाइस होगा तो यू हैव 6 टोटल आउटकम्स। नाम क्या है उनके, 1 2 3 4 5 6, ये डिजिट्स है 1 2 3 4 5 6। अगर दो डाइस होते तो आपके पास टोटल ऑप्शंस कितने होते, आउटकम्स कितने होते, 6 टू द पावर एन 6 टू द पावर 2, दैट इज 36। आप चाहो तो लिख के भी देख लो, 36 ही मिलेंगे आपको। कैसे, 1 2 3 4 5 6 बोला था आपने एक डाइस पे, अब दूसरे पे 1 गिर सकता है, ये सब पे 1 लिख दिया मैंने, या फिर दूसरे पे 2 गिर सकता है, तो इन सब के आगे मैं 2 लिख दूंगा, या फिर दूसरे डाइस पे 3 गिर सकता है, तो इन सब के आगे मैं 3 लिख दूंगा। और इस तरह से अब आपको पता है कि 6 6 के कितने सेट बन जाएंगे मेरे पास, 6। अभी मैं 4 भी लिखूंगा, फिर कॉमा करके 5 भी लिखूंगा, फिर कॉमा करके 6 भी लिखूंगा, तो आप देख लीजिए 6 6 के 6 सेट बन गए, दैट इज इक्वल टू 36। इसके बाद कोई 37वां नया केस आप नहीं बना पाओगे, वो सब 36 बना दिए मैंने जो टोटल होते थे, जो भी आप सोचोगे उसमें से ही सोचोगे। ठीक है ना। तो इन केस ऑफ 2 डाइस वी हैव 36 टोटल आउटकम्स, और इन केस ऑफ 3 डाइस तो 6 टू दी पावर एन यानी 6 टू दी पावर 3 यानी 216, 216। 3 डाइस होने पर 216 लिख के बताना तो बिल्कुल पॉसिबल है, बहुत आसान है, बिना लिखे बता सकता हूं मैं आपको लिख के। सबके आगे अब ये जो आपने 36 सेट बनाए हैं अभी, ये 2 डाइस के हैं। अब तीसरा डाइस आपने और गिराया, तो तीसरे डाइस पे क्या गिर सकता है, एक। इन सब के आगे एक लिख दूंगा मैं कॉमा करके, ये सब पे यहां पे एक 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 ऐसे ऐसे, फिर इन सब के आगे मैं लिख दूंगा 2, फिर 3, फिर 4, फिर 5 और फिर 6। तो 36 36 के 6 सेट बन जाएंगे। तो 36 × 6 216, या 36 को आप 6 बार ऐड कर दो 216। ठीक है।
तो पॉसिबल है, यहां दिखा दिया आपको, मतलब लिख के नहीं दिखाया, तो ये एक आपको एग्जाम्पल दे दिया, बाकी आप बना लेना घर पे जाके, बनाने की जरूरत नहीं लेकिन, है ना। हाँ जी, ठीक है, क्लियर है ये बात। और ऐसे अब 4 डाइस होते तो आप कैलकुलेट कर सकते हो, पर वहां तक जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी इस चैप्टर में। अच्छा, 216 आपको दिख रहा है बड़ा फिगर, तो ये आपको ये केसेस नहीं बनाने एग्जाम में ऐसे 216, आपको तो सिर्फ उस फिगर से मतलब था, उस अमाउंट से 216, और वो कैसे आया, तो वो इस इक्वेशन से आ गया 6 टू द पावर n। तो आपको बस वो 216 से मतलब है, वो केसेस आपको एग्जाम में ये बनाने नहीं है एग्जाम में कभी भी, ये या वो 36 केसेस या वो 6 केसेस, वो सब नहीं बनाने आपको, ठीक है ना, तो कोई प्रॉब्लम भी नहीं है। हाँ जी, चलिए बताएं, यहां तक इजी है। कॉइन और डाइस पे ही हैं अपन अभी, बाकी कार्ड्स वार्ड्स इनकी बात नहीं करेंगे। मान लीजिए मैं आपसे अब कुछ क्वेश्चन पूछता हूं, सपोज कीजिए डाइस के ऊपर ही बात करते हैं अपन एक बार थोड़ी सी। मैंने आपसे कहा कि एक डाइस उछाला है ना, बहुत इजी इजी से नंबर पूछते हैं। एक डाइस, क्या प्रोबेबिलिटी है कि उसके अपर सरफेस पे डिजिट एक गिरेगी, है ना, अपर सरफेस पे डिजिट 1 आएगी, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी, क्या होगी। कैसे आ गया ये 1/6, तो वही फॉर्मूला, पॉसिबल अपॉन टोटल, वो फॉर्मूला हमेशा अप्लाई होगा, हर क्वेश्चन में होगा, जैसा मैंने बोला आपको। तो टोटल तो 6 है ही, क्योंकि 1 डाइस, जैसे मैंने 1 डाइस बोला, एक चीज आपके दिमाग में फटाफट आनी चाहिए कि अपॉन 6 तो होगा ही होगा भैया। अब बात करते हैं अपन पॉसिबल की, तो पॉसिबल के लिए आपको क्वेश्चन देखना पड़ेगा कि क्या बोल रहा है वो। तो मैंने 1 डिजिट बोला है, एक डिजिट एक डाइस पे एक ही होती है, आंसर इज 1/6। मैं कहता डिजिट 3 गिरेगी, व्हाट विल बी द प्रोबेबिलिटी, अगेन 3/6 मत बोलना, स्टूडेंट कई बार 3/6 भी बोलते हैं, 1/2 ऑप्शन दिया होता है उसको टिक कर देते हैं कि भाई 3 गिरेगी डिजिट, आंसर इज 3/6। हेड गिरेगा तो आपने आंसर हेड अपॉन 2 बोला था या 1/2। टेल गिरेगा तो आपने आंसर टेल अपॉन 2 बोला या 1/2, क्योंकि हेड और टेल एक एक बार होता है। तो अब मैं अगर बोलता हूं कि डिजिट 3 गिरेगी, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी, तो डिजिट 3 भी एक होती है, डिजिट 1 भी एक होती है, डिजिट 2 बोलता तो भी 1/6, डिजिट 5 बोलता, 4 बोलता, 6 बोलता, आंसर इज 1/6। और उन सबकी जब टोटल करता तो फिर आपको सिग्मा पी कितना मिलता, 1। 1/6 6 बार आएगा, उसको टोटल करोगे आप तो दैट इज इक्वल टू 6/6 इज इक्वल टू 1। सही है ना, पक्का, श्योर, सही लिखा है मैंने ये, अच्छा ठीक है। अगर मैं बोलता डिजिट 3 नहीं गिरेगी, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी, है ना, क्वेश्चन इज व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी व्हेन a dice is rolled we will not get digit 3 on the upper surface of the dice, तो आंसर इज 5/6, श्योर, डिजिट 3 नहीं गिरेगी, वापस रिपीट कर रहा हूं मैं। तनीषा, कैसे, हाउ, मतलब आंसर सही है पर समझाओ भी कैसे आया। हम्म, तो डिजिट 3 गिरेगी, पहले आपने ये कैलकुलेट किया, तो कोई सी भी डिजिट गिरेगी, आंसर इज 1/6। अब मैंने कहा कि नहीं गिरेगी, तो आपने कहा कि Q इज इक्वल टू 1 - P, यानी 1 - 1/6, योर आंसर इज 5/6। ठीक है ना, पक्का, यही सोचा था क्या, या कुछ और सोचा, कुछ और भी सोच सकते थे आप इसमें, आप इसको डायरेक्ट वैसे भी सोच सकते हो कि डिजिट 3 नहीं गिरेगी, ये बोला ना मैंने, तो क्या होगा इसका मतलब, डिजिट 3 नहीं गिरेगी, तो पॉसिबल आउटकम्स क्या क्या हुए आपके पास, 1 2 4 5 6, ये देखो 5 पॉसिबल आउटकम्स है। डिजिट 3 नहीं गिरेगी, तो आप टोटल पॉसिबल आउटकम्स काउंट कर लो कितने हैं, 5, आंसर इज 5/6, 5/6। लेकिन वही वाली बात है, ये तरीका बेकार है, इस तरह से सोचना बेकार है, रीजन ये बहुत छोटा सा नंबर था इसलिए सोच लिया आपने, मैं आगे नंबर थोड़ा टफ कर दूंगा, फिर आप डायरेक्ट क्यू कैलकुलेट नहीं कर पाओगे, या करोगे तो टाइम लग जाएगा, फिर आप पी कैलकुलेट करोगे पहले, क्योंकि पी इजी होगा कैलकुलेट करना। फॉर एग्जाम्पल इन दिस नंबर, मैंने कहा डिजिट 3 नहीं गिरेगी, आपने कहा डिजिट 3 गिरती तो आंसर 1/6 होता, नहीं गिरेगी तो क्यू पूछा गया है, यानी 1 - P, आंसर इज 5/6, दैट्स इट। ठीक है, मान लीजिए मैं आपसे कहता कि एक डाइस को उछाला, उसके अपर सरफेस पे जो नंबर गिरेगा वो मल्टीपल ऑफ 3 होगा, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी, मल्टीपल ऑफ 3, मल्टीपल ऑफ 3 का मतलब हो गया डिविजिबल बाय 3, एक ही बात है, आप बोलिए मल्टीपल ऑफ 3 या आप बोलिए डिविजिबल बाय 3, एक ही बात है। तो एक डाइस पे हाउ मेनी नंबर्स यू हैव, हाउ मेनी डिजिट्स यू हैव, दो आर मल्टीपल ऑफ 3, दो, क्या नाम है उनके, 3 और 6, उनके नाम है 3 और 6, ये दो नंबर्स हैं एक डाइस पे जो कि मल्टीपल ऑफ 3 होते हैं। योर आंसर इज पॉसिबल अपॉन टोटल ऑलवेज, तो आपने बोला 2,
अपॉन टोटल तो 6 है। अपन एक डाइस की बात कर रहे हैं तो टोटल 6 है, उसमें दिमाग ही नहीं लगाना आपको, दिमाग सारा पॉसिबल आउटकम्स में लगा रहे हो आप। देख लीजिए, आंसर इज 1/3। एग्जाम में आपको आंसर सिंपलेस्ट फॉर्म में लिखा हुआ मिल सकता है, 1/3 या 0.333, जो भी लिखता है वो आप चेक कर लीजिएगा। मान लीजिए मैंने आपको कहा कि एक डाइस मैंने उछाला, जो डिजिट गिरेगी वो मोर देन 2 होगी, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी? ठीक है, इजी, मोर देन 2। मोर देन 2 का मतलब पॉसिबल आउटकम 3 4 5 6, यानी कि 4, 4/6, 2/3 इज योर आंसर। क्लियर? मैं बोलता जो डिजिट गिरेगी वो 2 और मोर देन 2 होगी, या एटलीस्ट 2, कुछ भी बोल सकता हूं, 2 और मोर देन 2 या एटलीस्ट 2, 5/6 श्योर। मैं बोलता जो नंबर गिरेगा वो मोर देन 6 होगा, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी? अभी बात कर लिया अपन ने थोड़ी देर पहले, एक डाइस है, मोर देन 6 पॉसिबल नहीं है, इम्पॉसिबल इवेंट है, आंसर इज 0। जो नंबर गिरेगा वो प्राइम नंबर होगा, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ए प्राइम नंबर ऑन द अपर सरफेस? अगर किसी डाइस को उछाला तो उसके अपर सरफेस पे जो नंबर आएगा वो प्राइम नंबर होगा। क्या था कोड यार? हाँ जी, क्या होगा? प्राइम नंबर समझते क्या होता है? क्या होता है प्राइम नंबर? होता है ए नंबर दैट इज डिविजिबल बाय इटसेल्फ ओनली। ऐसा नंबर जो हिंदी में बोलते हैं जो खुद से विभाजित होता है। ए नंबर दैट इज डिविजिबल बाय इटसेल्फ ओनली, यानी जिसमें खुद का पूरा पूरा भाग जाता हो, उसको प्राइम नंबर बोलते हैं। बट वन इज नॉट इंक्लूडेड, वन को प्राइम नंबर में इंक्लूड नहीं किया जाता। रीजन, फिर तो सारे नंबर में वन का भी भाग जाएगा ही जाएगा, है ना? सारे नंबर वन से तो डिविजिबल होते ही हैं, इसलिए वन को प्राइम नंबर से बाहर माना जाता है। तो नंबर प्राइम नंबर डेफिनेशन लिख रहा, सिंपल है, नंबर दैट इज डिविजिबल बाय इटसेल्फ ओनली। एग्जांपल लिख देते हैं, 2 सही है, 3, 4 नहीं होगा, उसमें 2 के भी जाता है, 5, फिर 6 होगा नहीं, 7 होगा यस, 8 नहीं, 9 नहीं, 10 नहीं, 11, 12 नहीं, 13, 14 नहीं, 15 नहीं, 16 नहीं, 17 एंड सो ऑन। ये प्राइम नंबर्स हैं, दे आर डिविजिबल बाय देम सेल्स ओनली, है ना? वन का तो सब में ही जाएगा, इसलिए वन को मैंने नहीं लिखा, देख लीजिए, वन को एक्सक्लूड कर दिया। और अब अपन एक डाइस की बात कर रहे थे, तो एक डाइस में हाउ मेनी प्राइम नंबर्स वी हैव? 2 3 5, यानी 3, आंसर इज 3/6 या 1/2, सही है, डन। एक डाइस को उछाला, अपर सरफेस पे इवन नंबर आएगा, व्हाट इज द पी? आंसर इज 3/6। इवन नंबर यू नो दैट, है ना? इवन नंबर कितने होते हैं? एक डाइस पे 3 होते हैं। इवन नंबर मतलब कौन सा नंबर? ऐसा नंबर जो डिविजिबल बाय 2 होता है उसको इवन नंबर बोलते हैं। तो आंसर इज 3/6। पॉसिबल आउटकम्स वर 2 4 एंड 6। ऑड नंबर गिरेगा, व्हाट इज द पी? सेम अगेन, है ना? ऑड नंबर मतलब विषम संख्या जिसको बोलते हैं हिंदी में, यानी ए नंबर दैट इज नॉट डिविजिबल बाय 2 इज कॉल्ड ऑड नंबर। तो 1 3 और 5 ये 3 ऑड नंबर हैं, आंसर इज 3/6। तो क्वेश्चन कितने भी बन सकते हैं, मतलब तो सोच सोच के बना रहा हूं मैं, भी और बन जाएंगे आगे सोचेंगे तो एक डाइस पे। मुद्दा सिर्फ इतना सा है कि आपको प्रोबेबिलिटी के अंदर दो इंफॉर्मेशन चाहिए, एक आपको चाहिए पॉसिबल आउटकम्स, एक टोटल। अभी जितने भी नंबर्स मैंने आपसे पूछे छोटे छोटे से, उन सब में भी आपने यही काम किया, और आगे भी अपन जो नंबर्स करेंगे, चाहे वो कोई भी वैरायटी पे हो, अपन यही काम करेंगे। अपन पॉसिबल चेक करेंगे, टोटल चेक करेंगे, और फिर उन दोनों का जो डिवीजन होगा वो अपना आंसर होगा। ठीक है? इन दोनों इंफॉर्मेशन में टोटल आउटकम्स यानी डिनोमिनेटर को कैलकुलेट करना या मालूम करना आसान होता है, क्योंकि वहां पे माइंड यूज में नहीं आता ज्यादा। लेकिन जब आप पॉसिबल आउटकम्स लिखते हो तो वहां पे कंडीशंस देखनी पड़ती है कि क्वेश्चन की क्या शर्त है, कंडीशन क्या है, डिमांड क्या है। अकॉर्डिंगली वी विल कैलकुलेट और वी आर टू कैलकुलेट। ठीक है? तो वहां थोड़ी सी सावधानी ज्यादा रखनी पड़ती है, क्योंकि वहां गलती होने की संभावना, प्रोबेबिलिटी ज्यादा होती है। ओके, क्लियर? ओके, मान लीजिए, और अब आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा अपन, दो कॉइन, कॉइन की बात कर रहा हूं मैं। एक कॉइन में तो ज्यादा ऑप्शन नहीं है मेरे पास पूछने के लिए, एक कॉइन में तो मैं क्या पूछ सकता हूँ, ज्यादा से ज्यादा हेड आएगा, टेल आएगा, व्हाट इज द पी, या हेड नहीं आएगा, टेल नहीं आएगा, व्हाट इज द पी, है ना? वन कॉइन में और ऑप्शन नहीं है मेरे पास। हाँ, लेकिन अब दो कॉइन कर देते अपन तो थोड़े से ऑप्शन ज्यादा हो जाएंगे मेरे पास। मान लीजिए मैं आपको कहता दो कॉइन्स उछाले, 2 कॉइन्स,
तो सबसे पहले अब मैं जितने भी नंबर्स आपसे पूछूंगा उसमें आप डिवाइडेड बाय 4 करोगे, उसको जो भी आप पॉसिबल होगा उसको डिवाइडेड बाय 4 करने वाले हो शायद, है ना? ठीक है, लेकिन ये बात हमेशा सही नहीं होगी, ध्यान रखना आप। एक और बात आगे बता रहा हूं, अभी आप यही ध्यान रखिए कि हाँ 4 ही होगा, लेकिन कभी कभी कुछ क्वेश्चंस में ऐसी लाइन ऐड कर दी जाती है कि वो 2 कॉइन या 3 कॉइन या 3 डाइस होने के बाद भी नीचे 216 या 4 या 8 नहीं आएगा, कुछ और आएगा। वो डिपेंड करता है, वो लैंग्वेज पे डिपेंड करता है क्वेश्चन की। तो वैसे क्वेश्चन दूंगा मैं आपको बाद में, अभी आप ये ध्यान रख सकते हो, पर अब मैं बता रहा हूं आपको इसलिए कि ये बात एकदम सही नहीं है कि हमेशा 2 कॉइन होंगे तो नीचे 4 ही आएगा, या हमेशा 3 डाइस होंगे तो 216 ही आएगा। चेंज हो सकता है वो, अगर कुछ नई कंडीशन ऐड कर दी जाए। वो कंडीशन क्या है वो मैं बाद में क्वेश्चन के साथ ही समझाऊंगा। चलो अभी तो 4 ही आएगा, अपन वापस अपनी बात पे आ जाते हैं। अब न्यूमेटर में क्या लिखूं मैं, बताओ? ओके ठीक है, न्यूमेटर में तो क्या क्या लिखूंगा, उसके लिए क्वेश्चन भी तो चाहिए। डिनोमिनेटर तो लिख दिया, आपने बोला 2 कॉइन्स उछाले तो ठीक है, डिनोमिनेटर हमको मालूम पड़ गया कि टोटल आउटकम्स 4 है। अब न्यूमेटर के लिए तो आप आगे पूछो क्या चाहिए आपको, तो मैंने कहा भैया मुझे दोनों कॉइन्स पर हेड चाहिए, बोथ हेड। क्वेश्चन पूछा मैंने आपसे कि व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग बोथ हेड्स, है ना, या हेड्स ऑन बोथ द कॉइन्स। तो आंसर इज 1/4। श्योर, दोनों पे हेड गिरेगा, पॉसिबल आउटकम्स तो एक ही है, हेड हेड, एक ही बनेगा बस, हेड हेड। आंसर इज 1/4। दोनों पे टेल गिरेगा, आंसर इज अगेन 1/4। वही सोच रहे हैं आप उसी तरीके से। मान लीजिए मैंने कहा 1 हेड, एक हेड चाहिए मुझे, 1 हेड, 1 हेड, 1 हेड। वापस क्वेश्चन में लिखा है मैंने क्लियर, 1 हेड, 1 मतलब 1। तो आप 3 कैसे बोल रहे हो? 3 का मतलब आपने दोनों हेड भी काउंट कर लिए। 2 कॉइन्स उछाले, टोटल ऑप्शंस क्या होते हैं? हेड हेड, टेल टेल, हेड टेल, टेल हेड। लिख लेते एक बार ये, 1 हेड चाहिए मुझे, 1 हेड। पॉसिबल आउटकम्स यू हैव 2, ये रे 2 हेड 1, ये रहा ये रहा। इसको मत गिनना, अब 1 हेड चाहिए, 1 हेड। इट मींस ओनली, ओनली इंप्लाइड होता है, ओनली लिखने की जरूरत नहीं है मुझे, ओनली इंप्लाइड है। अगर लिख दूं तो बढ़िया, नहीं लिखूं तो और बढ़िया। ठीक है, तो 1 हेड, आंसर इज 2/4 और 1/2, या 1 टेल भी बोलता मैं तो आंसर इज 2/4 1/2। 1 हेड की जगह अगर मैं बोलता आपसे एटलीस्ट 1 हेड, तो फिर आपका जवाब जो आपने बोला ना, एटलीस्ट 1 हेड, अब सही है वो। एटलीस्ट 1 हेड यानी कम से कम एक हेड होना चाहिए। तो कम से कम एक का मतलब आप उससे ऊपर भी जा सकते हैं जहां तक आपकी हद है। तो यहां पर आप दोनों हेड को भी काउंट करोगे एंड योर आंसर इज 3/4। हम्म, देखते हैं, बताओ आप क्या लिखूं मैं, एटमोस्ट क्या लिखूं? एटमोस्ट कितने हेड चाहिए आपको? एटमोस्ट आगे, एटमोस्ट 1 हेड। एट का मतलब हिंदी में अधिक से अधिक, ज्यादा से ज्यादा। एटमोस्ट या टू द मोस्ट भी बोलते हैं इसको, यानी इससे ऊपर नहीं जाना है आपको, है ना? इन दोनों में डिफरेंस सिंपल है। एटलीस्ट का मतलब क्या होता है? कम से कम, यानी आप उससे ऊपर भी जा सकते हो जहां तक पॉसिबल है ऑब्वियसली। और टू द मोस्ट का क्या मतलब है कि उससे ऊपर नहीं जा सकते आप, लेकिन उससे नीचे तो आ ही सकते हो, ज्यादा से ज्यादा ये हो सकता है। अब देख लेते हैं, टू द मोस्ट 1 हेड का मतलब आपने क्या बोला है? ज्यादा से ज्यादा एक हेड हो, ज्यादा से ज्यादा एक हेड, यानी उससे कम, यानी कि 0 हेड भी हो सकते हैं। यही हुआ, ज्यादा से ज्यादा एक हेड होना चाहिए, उससे ऊपर हेड नहीं होना चाहिए। तो आप बिल्कुल काउंट करोगे इसमें, 3/4 इज योर आंसर, टू द मोस्ट 1 हेड। क्लियर? तो लैंग्वेज कुछ भी सेट हो सकती है। मान लो मैं कहता नो हेड, योर आंसर इज 1। बोट टेल का मतलब, बोट टेल्स का मतलब यही हो गया, बोट टेल्स बोलता या मैं बोलता नो हेड, एक ही बात है। 1/4 इज योर आंसर, बिल्कुल सही बात है। ठीक है ना? इसमें अपन ऐसा भी कर सकते हैं, ये एटलीस्ट 1 हेड की बात कर रहा हूं मैं, इसको समझना। अब ये पॉइंट भी बहुत काम का है, एटलीस्ट 1 हेड ये पूछा मैंने। इसका मैं क्या कर सकता था एग्जाम में, 1 - प्रोबेबिलिटी ऑफ नो हेड। ये काम मैं करता तो मेरा जो जवाब आता वो एटलीस्ट 1 हेड ही आता। समझना इस बात को, नहीं आगे काम आएगी, वापस अभी समझा रहा हूँ। एटलीस्ट 1 हेड पूछा मैंने आपसे, तो एटलीस्ट 1 हेड में एक तो आपने देख लिया कि यार एटलीस्ट 1 हेड का मतलब हो गया ये केस आएगा, ये केस आएगा और ये केस भी आएगा।
क्योंकि एटलीस्ट वन हेड है, तो उससे ज्यादा भी हो सकते हैं। आंसर इज 3/4, बिल्कुल सही बात है। अब मैं इसको ऐसे भी कर सकता था कि एटलीस्ट वन हेड का मतलब मैं क्या करता, 1 - नो हेड, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग नो हेड, 1 - प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग नो हेड, दैट इज इक्वल टू व्हाट, एटलीस्ट वन हेड। एक कॉइन की बात, दो कॉइन्स की बात हो रही है अभी, सॉरी। अब कैसे सही हुआ ये जवाब वो समझ लेते हैं। अब देखो ये रहा, पहले तो देख लेते हैं आंसर वही आएगा क्या, 1 - प्रोबेबिलिटी ऑफ नो हेड यानी बोथ टेल्स, नो हेड मतलब बोथ टेल्स, प्रोबेबिलिटी इज 1/4, आपका आंसर 3/4 सेम आया। अब कैसे आया वो भी समझ लीजिए एक बार। केसेस क्या बने अपने पास, दो कॉइन्स की बात करी थी अपन ने, हेड हेड, टेल टेल, हेड टेल, टेल हेड, ये केसेस बने। इन सबकी प्रोबेबिलिटी अगर मैं लिखता तो क्या आती, 1/4, 1/4, 1/4, 1/4। इन प्रोबेबिलिटीज का अगर मैं सम करता तो क्या आता, 1 ही आएगा, सिग्मा पी इज इक्वल टू 1। अब मैंने आपसे क्या बोला था कि कम से कम एक हेड, कम से कम एक हेड, तो आपने ये केस, ये केस और ये केस की टोटल करी, लेकिन इसके बजाय आपने क्या करा, आपने करा 1 में से आपने इसको लेस कर दिया, तो बात तो वही है ना। ये कैसे आया, तो ये ऐसे आया, या तो मैं इन तीनों की टोटल करूं मेरा आंसर आ जाएगा, या मैं क्या करता हूं वो जो चौथा केस है उसको मैं इस 1 में से लेस कर देता हूं, बची भी जो है वो इन तीनों की टोटल ही होगी ऑब्वियसली। तो आपके पास दोनों ऑप्शन है, आपकी इच्छा हो जा सकता है एग्जाम में। तो ये 1 - वाला फंडा है ना, ये काम आएगा आगे बहुत। ये तो बहुत छोटा सा नंबर था, तो इसमें 1 - करने की जरूरत नहीं पड़ी, बहुत इजी था, हो गया फटाफट। लेकिन ये नंबर्स मैं थोड़े लेंदी दूंगा, उसमें अगर आप 1 - नहीं करोगे तो फिर आपको टाइम ज्यादा लग जाएगा, या हो सकता है आपसे नहीं हो पाए, केसेस इतने ज्यादा हो जाएंगे कि आप शायद नहीं कर पाओगे, वहां छोड़ना पड़ जाएगा आप, तो वहां आपको फिर यही काम करना पड़ेगा, 1 - ठीक है ना, क्लियर, कोई डाउट, पक्का, श्योर। थोड़ा सा और बात करते हैं अब, यहां तक कोई डाउट हो तो बताइए प्लीज, या आपके पास कोई नंबर हो तो बताइए। इफ यू हैव एनी नंबर ओनली ऑन 1 कॉइन, 2 कॉइन और 1 डाइस, जिस पर अपन ने अभी तक बात करी सिर्फ उस पर, उससे आगे नहीं, क्योंकि उससे आगे अपन जब बढ़ेंगे तो बात करेंगे। ओके, यहां तक तो क्लियर है, कोई डाउट नहीं है, इजी है। तो फिर अगला आंसर आप दे दीजिए मुझे, है ना, 3 कॉइन्स। नहीं नहीं, दे दो, क्या टफ नहीं पूछा, कोई इजी है, पर 3 कॉइन्स है। अब मैं कुछ बिना बात किए आपसे पूछ लेता हूँ, है ना, आपको पता ही है 3 कॉइन्स है तो अपॉन तो 8 आएगा ही, चलो, है ना, आपकी मदद कर दी थोड़ी सी मैंने, कि भाई डिवाइडेड बाय 8 लिखना है अपने को, 3 कॉइन्स है क्योंकि टोटल आउटकम्स 8 होंगे, यू नो दैट 2 टू द पावर एन दैट इज इक्वल टू 2 टू द पावर 3, ठीक है। क्या बोला, मैं तो खुद ही नहीं समझ पाया। क्वेश्चन इज, लिख देता हूं मैं, आप मेरे को जवाब देते जाइए, चाहो तो आप लिख के कर सकते हैं, आपको लगता है ऐसे ही हो जाएगा तो ऐसे ही कर दीजिए। ऑल हेड्स, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ऑल, लैंग्वेज नहीं लिख रहा, शॉर्ट में लिख दिया बस, 3 कॉइन्स उछाले, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी इफ 3 कॉइन्स आर टॉस्ड, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ऑल हेड्स। पक्का, कोई डाउट किसी को भी। नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2 इज नो हेड, नो हेड, हेड्स नहीं चाहिए मुझे कोई भी, अभी पहले मिला था ऑल हेड्स, अभी मैं बोल रहा हूं नो हेड। श्योर, सोच लो, और मतलब जल्दी नहीं है। चलो, इसमें ये 1/8 बोल रहे हैं भाई, इसमें भी 1/8 ही बोला इन्होंने। 2 टेल्स, 2 टेल्स, थोड़ा बहुत लिख के भी कर लेना, हर चीज को दिमाग में ही सोचना जरूरी नहीं है, आप चाहो तो थोड़ी बहुत लिखने का काम भी कर सकते हो, कोई खास फर्क नहीं पड़ेगा उससे। 3/8 या 4, 2 टेल्स बोला है मैंने, ध्यान रखिएगा, 2 टेल्स। हम्म, 3 कॉइन्स 2 टेल चाहिए, बहुत सिंपल है। 3/8 इज द राइट आंसर, 4/8 इज रॉन्ग, 3 टेल्स, ये रहे 3 कॉइन, ऐसे लिख लो आप, सारे ऑप्शन नहीं बनाना आपको, ये बना लो केवल पॉसिबल। आपको 2 टेल चाहिए, ये लो, टेल टेल हेड, या फिर टेल हेड टेल, या फिर टेल हेड टेल टेल, अब बताओ।
एक और केस बना के बताओ आप, एक और नया केस बना के बताओ अब, आप तो मान जाऊं मैं आपको, जिसमें 2 टेल चाहिए मुझे, 2 टेल्स। क्या बनेगा? आई रिपीट, 2 टेल्स चाहिए, ये मैंने केस बनाया है। टेल टेल हेड गिर जाए, या हेड टेल टेल, या टेल हेड टेल, ये 3 केसेस लिख दिए मैंने, ये आपके सामने है ना। अब आप एक और केस बनाओ कोई नया, जो रिपीट नहीं होना चाहिए ऑब्वियसली इनमें से, और जिसमें 2 टेल होने चाहिए। होता ही नहीं कोई, बना तो दिया, सारे बना दिए, है ना जी? सही है, आंसर इज 3/8। क्वेश्चन नंबर 4, 1 टेल। चलो 2 में दिक्कत आई थी आपको, इसलिए 1 कर दिया मैंने। 1 टेल, 1 टेल। पहले वाला भी नहीं समझा? क्यों? 2 टेल्स चाहिए मुझे, 2 टेल। 3 कॉइन है, 3 कॉइन पे 2 टेल्स कैसे कैसे आ सकते हैं? चलो अपन सारे लिख लेते हैं। 3 कॉइन्स पे टोटल कितने केस होते थे, सारे लिख लेते हैं एक बार। हेड हेड हेड, हेड टेल हेड, हेड हेड, हेड हेड टेल, हेड टेल टेल। चलो ये पहले ये लिख लिया। अब टेल हेड हेड, टेल हेड टेल लिख दो। चलो टेल टेल हेड और टेल टेल टेल, ये 8 मैंने सारे लिख दिए, जो भी होते थे एक बार सारे बना दिए सोच के। अब देख लो आप, 2 टेल्स, देखो इनमें से 2 टेल कितने कितने में, उसको टिक कर दो आप। 2 टेल, ये रहा 1, ये रहा 2, ये रहा 3, इसके अलावा कहीं भी नहीं है। 2 2 मतलब 2, 2 मतलब ओनली, अगेन लिख देता हूं मैं, बाकी जरूरत नहीं थी मुझे। 2 मतलब 2, दैट्स इट। 2 टेल ही देखना है। ये तो सारे आउटकम्स हो गए, ये तो 8 है, ये तो वो डिनोमिनेटर है 8, ये रहा। अब मैं पॉसिबल की बात कर रहा हूं, तो पॉसिबल के लिए अब आपको क्या चाहिए और वो कितने अवेलेबल है, दैट इज योर पॉसिबल आउटकम्स। ना भी यही ना, पॉसिबल, संभव परिणाम कितने हो सकते हैं। सही है? ऐसे ही मैंने आपको बोला 1 टेल, तो इसका जवाब तो आप तुरंत दे सकते थे। क्यों? क्योंकि अगर 3 कॉइन है और 1 टेल चाहिए मुझे, तो बाकी 2 पे क्या होंगे? बाकी 2 पे क्या होंगे? हेड। तो अभी अभी तो जवाब दिया आपने, ओनली 2 हेड्स या ओनली 2 टेल्स, बात तो एक ही है। तो 1 टेल में भी आपका ये जवाब आएगा, ये रहा 1 टेल, ये रहा 1 टेल, ये रहा और 1 टेल, ये रहा, और कहीं पर भी नहीं मिलेगा आपको, चेक कर लो। 1 टेल, ये रहा 1 टेल, ये रहा, और 1 टेल कहां गया? ये रहा। आंसर इज 3/8। तो वो तो मैंने पहले ही पूछ लिया आपसे, जो नंबर 3 था वही नंबर 4 है। नंबर 3 में मैंने बोला 2 टेल्स, उसके नीचे मैंने लिख दिया 2 हेड्स की जगह 1 टेल। मेरे को 2 हेड लिखना था, मैंने वो नहीं लिखा, मैंने लिखा 1 टेल। बात तो एक ही है ना? पक्का? नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5, एट लीस्ट 2 हेड्स, एट लीस्ट 2 हेड्स, कम से कम 2 हेड। 4/8, 1/2। अभी अभी आपने बोला, अभी थोड़ी देर पहले ही, कम से कम 2 हेड, तो पहले अभी 2 हेड में आपने जवाब दिया था 3/8, 3/8, 2 हेड, है ना? अब मैं कह रहा हूं कम से कम 2, यानी कि तीनों के तीनों हो सकते हैं। एक केस और ऐड हो जाएगा नया, दैट इज व्हाट, ये रहा पहला वाला केस, हेड हेड हेड, ट्रिपल एच। ये एक केस और आ गया, यानी नाउ वी हैव 4 पॉसिबल आउटकम्स। आंसर इज 4/8 और 1/2 और 0.50। सही है? इजी? तो फिर क्यों परेशान हो रहे हो? एट लीस्ट 1 टेल, एटलीस्ट 1 टेल। अरे इतनी जल्दी नहीं देना जवाब। एटलीस्ट 1 टेल, एटलीस्ट 1 टेल। बिल्कुल, क्यों नहीं? तो फिर इतनी जल्दी जवाब नहीं देना, इसलिए बोला मैंने। एटलीस्ट 1 टेल में ज्यादा जा सकते हैं, आगे जा सकते हैं। एटलीस्ट जहां पर भी आता है, एटलीस्ट जहां पर भी हो, चाहे वो कॉइन डाइस कहीं, वहां पे आप आगे जा सकते हो, जहां तक जाना हो आपको। और टू द मोस्ट जहां पर पीछे आ सकते हो, जहां तक आ सकते हो आप, उस पीछे में 0 भी शामिल होगा हमेशा। टू द मोस्ट, भाई मैं आपको बोलूं, मैंने आपका एक एग्जाम लिया, आपको आउट ऑफ 20 में से नंबर मिलेंगे, ठीक है? आप टू द मोस्ट, अधिक से अधिक कितने नंबर लेके आ सकते हो? 20। तो इसका मतलब क्या हुआ? 20, 19, 18 और 0 तक लेके आ सकते हो, ये हुआ। आपको मैं कहता हूं कि फर्स्ट डिवीजन के लिए 60% मार्क्स चाहिए, यानी 60% हो गया 12,
तो आपको मिनिमम एटलीस्ट आई कैन से 12 मार्क्स चाहिए इफ यू वांना बी इन फर्स्ट डिवीजन कैटेगरी। तो इसका मतलब क्या हुआ कि आपके पास 12 और 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, तो जहां पर भी एटलीस्ट है इसका मतलब आपको आगे जाना है जहां तक पॉसिबल हो। तो एटलीस्ट वन टेल का मतलब क्या हो गया? तो एटलीस्ट वन टेल मतलब एक या उससे ज्यादा दो टेल भी हो सकते हैं, या उससे ज्यादा तीन टेल भी हो सकते हैं। उससे ज्यादा नहीं बोल रहा क्योंकि अपन 3 कॉइन की बात कर रहे हैं अभी। तो अब ऑप्शन आप गिन लो कितने हैं। तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। योर आंसर इज 7/8। योर आंसर इज 7/8। और इसको मैं एटलीस्ट वन टेल है, मैं कहता वन माइनस नो टेल। इसको मैं ऐसे भी लिख सकता था एग्जाम में, वन माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग नो टेल is equal to what? Probability of getting at least one tail. इसको मैं ऐसे भी कर सकता था एग्जाम में कि वन माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग नो टेल। एक भी टेल नहीं होगा। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी? 1/8। एक भी टेल नहीं होगा मतलब सारे हेड होंगे, सारे हेड होंगे। ऐसा तो एक ही केस होता है, दैट इज हेड हेड हेड। आंसर इज 1/8। लेकिन ये आंसर तो आपने क्या बताया? ये तो आपने पी बता दिया। आपको तो अब क्यू कैलकुलेट करना है। तो 1 माइनस पी, दैट इज 1 माइनस 1/7, दैट 1/8, दैट इज इक्वल टू 7/8। और ये क्यों हुआ? तो ये इसका रीजन ये रहा आपके सामने। ये सारे केसेस थे, इन सब की प्रोबेबिलिटीज आप लिखते तो क्या आती? 1/8, 1/8, 1/8, 1/8, और उसका सम करते तो क्या आता? 1। अब मैंने आपसे एटलीस्ट वन पूछा, एटलीस्ट वन टेल का मतलब आपने इन सबको ऐड किया। इन सबको करने की बजाय एक काम कर सकते हो आप, इस वन में से ये बचा हुआ लेस कर दो 1/8। तो वही मैंने लिखा है यहाँ पे कि 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग नो टेल, दैट इज इक्वल टू व्हाट? प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एटलीस्ट वन टेल। बोलो जी, इजी है। तो ऐसा ही है बस ये चैप्टर, फिर कुछ चलता रहेगा। किसके? समझा नहीं। अच्छा, बायस्ड नहीं है। हाँ जी, तक की पिक्चर क्लियर हुई क्या आप सभी लोगों को? अपन ने आज जो करी है वो प्रोबेबिलिटी की रेंज। सबसे पहले आंसर देख लीजिए, आपका अभी तक सारा वही आ रहा है, विद बिटवीन 0 and 1, 0 and 1 इंक्लूसिवली। और दूसरा पी प्लस क्यू इज इक्वल टू 1, वो भी काम आई है अपने, अभी कई जगह काम आई है। पी प्लस पी इज इक्वल टू 1 माइनस क्यू, क्यू इज माइनस पी, सिग्मा पी इज इक्वल टू 1, वो भी काम आया अभी। ये रहा यहां पर लिखा है मैंने, इसके पहले भी जरूरत थी इसकी। प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला तो वो तो काम आएगा ही, खैर उसके बिना तो प्रोबेबिलिटी वी कांट कैलकुलेट प्रोबेबिलिटी। फॉर्मूला इज पॉसिबल आउटकम्स डिवाइडेड बाय टोटल आउटकम्स, सिंपल। उसके अलावा टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स इन केस ऑफ कॉइन और डाइस भी ध्यान रखना है आपको। टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स इन केस ऑफ कॉइन और डाइस, 2 to the power n, 6 to the power n, वो भी काम में लिया अपन ने। 1 कॉइन, 2 कॉइन्स, 3 कॉइन्स तक के क्वेश्चंस हो सकते हैं आपके पास, तो वो अपन ने करे ही है अभी। 1 डाइस, फिर बात करी क्लास में क्या बात करेंगे? हेलो, हाँ जी। तो अब अगली क्लास में अपन बात करेंगे ऑन 2 डाइस, फिर 3 डाइस, फिर कार्ड, और फिर ठीक है। तो कोई काम नहीं है आज आपके लिए, अभी काम जब आपको मिलेगा इसमें, जब बहुत सारा मिलेगा तो खुश होने की जरूरत नहीं है। हाँ? मैट्रिक्स खत्म कीजिए प्लीज जल्दी से जल्दी, क्योंकि अच्छा एक बात सही में सीरियसली सुन लेना आप सब लोग भी, मैट्रिक्स अब जितना जल्दी हो सके कर देना, क्योंकि हो गए कितने दिन हो लास्ट क्लास में? 2 दिन तो ही गए अपने को, 2 या 3 दिन, 3 दिन हो गए। मैट्रिक्स को खत्म कर दीजिएगा जल्दी, जो भी पेंडिंग है आपका। रीजन बीइंग, प्रोबेबिलिटी में जब आपको नंबर्स मिलना स्टार्ट होंगे तो एक एक दिन में 30-30, 40-40, 50-50 नंबर्स मिलेंगे।
तो फिर काम बहुत ज्यादा हो जाएगा। अगर प्रोबेबिलिटी मिलना स्टार्ट हो गया तो फिर मैट्रिक्स को आप टाइम दे ही नहीं पाएंगे उस समय। तो मैट्रिक्स ASAP एज सून एज पॉसिबल खत्म कीजिए। ओके, चलिए, थैंक यू, टेक केयर, बाय बाय।